स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण 30 प्रश्नों की और ये इस सीरीज़ का हमारा 28वां पार्ट है। अगर आपने अभी तक प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज़ है और इसमें हम 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और साथ ही उनके कुछ उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं उनको भी देखते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है। देखिए ये जो सभी 30 प्रश्न हैं, अभी जो सीपीओ के पेपर हुए थे हाल ही में, अभी हम उनको कर रहे हैं। उससे पहले हमने सीएचएसएल के पेपर किए थे, अब हम सीपीओ के पेपर कर रहे हैं, ठीक है। और डेली 30 क्वेश्चन लगभग हर वीडियो में मैं लेकर आता हूँ, ठीक है। डेली नहीं, कुछ टाइम में वीडियो आती है, लेकिन 30 क्वेश्चन होते हैं और सभी पेपर में आए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ स्थित है। तो नेहरू स्मारक एवं जो ये पुस्तकालय है ये कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में स्थित है, ठीक है। देखिए 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु होती है, उसके बाद जो उनका आवास होता है, सरकारी आवास, उसको एक संग्रहालय और पुस्तकालय के रूप में बदल दिया जाता है, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। जो ये संग्रहालय और पुस्तकालय है ये किस मंत्रालय के अधीन आता है, ये भी प्रश्न बन सकता है। तो ये संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से किस राजनेता ने अपने नाम से पहले बाबू शब्द का इस्तेमाल किया था। तो कौन थे वो राजनेता जिनको बाबू या बाबूजी के नाम से जाना जाता था। सही जवाब है जगजीवन राम, ठीक है। इनकी अगर हम बात करें, इनका जन्म 1908 में होता है और इनकी मृत्यु होती है 1986 में, ठीक है। और ये भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री थे, ठीक है। भारत के प्रथम दलित उप प्रधानमंत्री कौन थे, जगजीवन राम। इनसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बना था अभी पेपर में हाल ही में कि 1971 में जो वॉर हुआ था भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें बांग्लादेश का जन्म हुआ था, उस समय भारत के रक्षा मंत्री कौन थे। तो उस समय भारत के रक्षा मंत्री भी जगजीवन राम थे, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब भारत आज़ाद हुआ तो जो पहली जो बनी थी, बोलते हैं जिसको कि मंत्रिमंडल बना था, उनको ये कौन सा पद दिया गया था, आप वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और साथ ही इन्होंने एक पार्टी का भी गठन किया था। जब इन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दिया था, जब आपातकाल लगाया था इंदिरा गांधी ने, तो इन्होंने 1975 में एक नई पार्टी का गठन किया था। उसका नाम था कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी। तो आपको पूछा जाएगा कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी पार्टी का गठन किसने किया था, जगजीवन राम ने, ठीक है। भारतीय मानक समय कितने अंश या डिग्री पूर्व देशांतर के अनुरूप है। यानी कि जो भारत का मानक समय है वो कितना डिग्री आगे है पूर्वी देशांतर से, ठीक है, ये बताना है। तो सही जवाब है 82.5 डिग्री, ठीक है। तो भारत का जो मानक समय है वो जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक है, जीएमटी, उससे कितना आगे है, 82.5 डिग्री। अगर इसको घंटों में देखें तो लगभग 5.5 घंटे आगे है भारत का समय, ठीक है। ग्रीनविच जो रेखा है वो कहाँ से जाती है, तो लंदन के निकट है, वहाँ से ये रेखा जाती है। और एक और चीज़ आपको पूछी जाती है कि पूरे विश्व को कितने समय जोन में बांटा गया है। तो पूरे विश्व को 24 समय जोन में, टाइम पीरियड में बांटा गया है। और सबसे ज़्यादा समय जोन कहाँ पर हैं, तो वो आते हैं रूस में, जहाँ पर 11 समय जोन है, ठीक है। अमेरिका की बात करें तो वहाँ पर 7 हैं और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो वहाँ पर 3 समय जोन है। भारत में कितना है, 1। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है, सती प्रथा को किसकी गवर्नर जनरलशिप के अधीन समाप्त किया गया था। यानी कि जब सती प्रथा का अंत किया गया उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सही जवाब है लॉर्ड विलियम बेंटिक, ठीक है। सती प्रथा का जो अंत किया गया था ये 1829 में किया गया था और विलियम बेंटिक उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल था। लेकिन 1833-34 में क्या होता है, चार्टर एक्ट आता है 1833 में और बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। तो उस हिसाब से अगर देखें, विलियम बेंटिक क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल है, ठीक है। यह आपको ध्यान में रखना है। और इसी के काल में सती प्रथा का अंत होता है। अगर पूछा जाएगा कि अगर ऑप्शन में आपको विलियम बेंटिक ना दिया जाए और राजा राम मोहन राय दिया जाए तो वो भी सही आंसर है, ठीक है। इन्होंने जो ये सती प्रथा का अंत किया था उन्हीं के सहयोग से किया था, ठीक है। और एक और चीज़, इन्हीं के टाइम पे अगले ही साल 1830 में ठगी प्रथा का भी अंत होता है। ठगी प्रथा से संबंधित जिसके सहयोग से इन्होंने किया था वो कौन थे, कर्नल स्लीमैन, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में कर्नल स्लीमैन आता है तो आप उसको टिक करें, नहीं तो फिर विलियम बेंटिक, ठीक है। ये सारी घटना किसके टाइम पे भी, विलियम बेंटिक का। एक और चीज़ आती है कि जब इन्होंने सती प्रथा का अंत किया तो किस धारा के तहत किया। यानी कि धारा के तहत होता है ना जो भी काम होता है, तो धारा 17 के तहत इन्होंने सती प्रथा को अवैध घोषित किया था, ठीक है। चलिए अगला है,
दिल्ली का दूसरा शहर सीरी किसके द्वारा बनाया गया? सीरी या फिर इसको सीरी का किला भी बोला जाता है, तो दिल्ली का दूसरा किला बोलोगे शायद। तो दिल्ली का जो दूसरा शहर है या जो किला है सीरी का किला, ये किसने बनाया था? ये बनाया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो था सुल्तान कब बना था? 1296 में। और कब तक रहा था? 1316 तक। ठीक है, खिलजी वंश का वो था, ये शासक था। और इसके बचपन का नाम कई बार पूछ लिया जाता है। इसके बचपन का नाम था अली या फिर गुरशाब्स। ठीक है, इसके बचपन का नाम था। एक और चीज़ पूछी जाती है, इसने जो अलाउद्दीन खिलजी था, दिल्ली सल्तनत में सबसे विशाल सेना अगर पूछेगा किसके पास थी? अलाउद्दीन खिलजी के पास। नगद वेतन देने की जो शुरुआत की थी वो किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, स्थायी सेना किसके पास थी? वो भी इसी के पास थी। ठीक है फ्रेंड्स, एक और चीज़, इसी ने घोड़े दागने की प्रथा और हुलिया लिखने की प्रथा भी इसी ने शुरू की थी। अगर बात करें, इसने सीरी का किला तो बनाया, इसी के साथ इसने 1000 खंभा महल बनाया। इस्लामी वास्तुकला का जो रत्न कहा जाता है जिसे अलाई दरवाज़ा, ठीक है, इसको भी अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो अलाई दरवाज़ा किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको क्या बोला जाता है? इस्लामी वास्तुकला का रत्न। ठीक है, अगला है, पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? तो भारत का जो पहला उपग्रह था वो कौन था? वो था आर्यभट्ट, जिसको 1975 में प्रक्षेपित किया गया था। ठीक है, कहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया था? बीकानेर एक जगह है, बीकानेर अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पड़ती है? रूस में। ठीक है, तो रूस के वहाँ से इसको प्रक्षेपित किया गया था। और साथ ही इसको 1975 में भेजा गया था, लेकिन इसने कार्य कब तक किया था? यानी कि 75 से लेकर 1980 तक ये एक्टिव रहा था। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर बात करेगा कि भारत की भूमि से और भारत में जो बना है प्रक्षेपण यान, उसके द्वारा पहला कौन भेजा गया था उपग्रह? तो वो था रोहिणी। ठीक है, रोहिणी जो उपग्रह था वो भारत से भेजा गया पहला उपग्रह था, जिसको 1980 में भेजा गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। निम्न में से किस नदी का मुहाना कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो कौन सी नदी है जिसका मुहाना जो है वो कर्क रेखा के उत्तर में आता है? तो वो सही आंसर है इसका ऑप्शन बी, सिंधु नदी। ठीक है, निम्न में से किसे शाहजहां द्वारा सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि दी गई थी? तो सुल्तान बुलंद इकबाल की उपाधि शाहजहां ने किसको दी थी? दारा को। ठीक है, दारा शिकोह को। पूरा नाम क्या है? दारा शिकोह। सुल्तान जो ये शाहजहां था मुगल, इसका सबसे बड़ा पुत्र था दारा शिकोह। ठीक है, बाद में औरंगजेब और इनके मध्य में युद्ध होता है, जिसमें औरंगजेब जीत जाता है और फिर मुगल शासक वो बन जाता है। अगला है, सैक्रेनाई त्यौहार फरवरी माह में किस राज्य की अंगामी जनजाति द्वारा मनाया जाता है? तो ये त्यौहार है अंगामी जनजाति मनाती है, और कहाँ की जनजाति मनाती है? ये नागालैंड की। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। निम्न में से कौन सा स्थान कुंभ मेले से संबंधित नहीं है? यानी कि इनमें से कौन सी जगह ऐसी है जहां पर कुंभ मेला नहीं लगता है? आपको पता है भारत में 4 जगहों पर कुंभ मेला लगता है। नासिक में भी लगता है, हरिद्वार में लगता है, उज्जैन में लगता है, पुरी में कुंभ मेला नहीं लगता है, प्रयागराज में लगता है। ठीक है, प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद में लगता है। ठीक है, नया नाम क्या है इलाहाबाद का? प्रयागराज। निम्न में से कौन सा बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित था? इनमें से कौन सा बंदरगाह है जो मालाबार तट पर स्थित है? कौन सा है वो? ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मुजिरिस। तो मुजिरिस बंदरगाह कहाँ स्थित है? मालाबार तट पर। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है अभी पिछले ही साल नई राष्ट्रीय नीति आई है। ठीक है, 34 साल बाद आई है। इससे पहले 1986 में आई थी। ठीक है, राजीव गांधी के टाइम पे। अब आई है दूसरी नई। ठीक है, 2020 में। तो जो आई है उसका मसौदा, जो उसका ड्राफ्ट था, वो किसने तैयार किया था? के कस्तूरी रंगन ने। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको पूछा जाए शिक्षा मंत्री कौन है अभी भारत के वर्तमान में, तो रमेश पोखरियाल निशंक। अगला है, भारत एक पूर्ण सदस्य के रूप में शंघाई सहयोग संगठन में आधिकारिक तौर पर किस वर्ष शामिल हुआ था? तो जो ये SCO है यानी कि शंघाई सहयोग संगठन, इसमें भारत और पाकिस्तान दोनों एक साथ शामिल हुए थे 2017 में। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन सा मंत्रालय भारत में जीवन सुगमता सूचकांक जारी करता है? तो जीवन सुगमता सूचकांक ये कौन जारी करता है भारत में? ये आपने बताना है। ऑप्शन ए, आवास और शहरी विकास मंत्रालय। ठीक है, आवास और शहरी विकास मंत्रालय के द्वारा जीवन सुगमता सूचकांक को जारी किया जाता है। बैंकिंग के संदर्भ में IFSC में F का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? IFSC आपको पता है। ठीक है, बैंकिंग कोड है, ये हर बैंक का अलग अलग होता है। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ठीक है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। तो आपको पता चल गया F का मतलब क्या है? फाइनेंशियल।
और कितने डिजिट का होता है ये भी कई बार पूछ लिया जाता है कि जो आईपीएससी कोड होता है, आईएफएससी कोड, ये कितने डिजिट का होता है। ये 11 डिजिट का होता है, ठीक है। एक तरह का ये अल्फा न्यूमेरिक कोड है। अल्फा न्यूमेरिक कोड क्या होता है? जिसके अंदर अल्फ़ाबेट्स भी होते हैं और जिसके अंदर नंबर्स भी होते हैं, उसी को अल्फा न्यूमेरिक बोला जाता है। तो ये जो आईएफएससी कोड है ये एक प्रकार का अल्फा न्यूमेरिक कोड है और इसमें 11 संख्याएं होती हैं, ठीक है, 11 डिजिट्स होते हैं। कैथोड किरणें किसकी एक किरण है? तो कैथोड किरणें जो है यह किसकी एक किरण है? इलेक्ट्रॉन की, ठीक है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ऊष्मीय ऊर्जा की एक कैलोरी यांत्रिक ऊर्जा की लगभग कितने जूल के बराबर होती है? पहले भी हम इस प्रश्न को कई बार देख चुके हैं और ये पेपर में बनता भी है कई बार। तो 4.2 जूल होता है, ठीक है। एक कैलोरी बराबर कितना होता है? एक कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। अगला है साहित्य अकादमी पुरस्कार किस वर्ष से आरंभ किया गया था? देखिए साहित्य अकादमी जो पुरस्कार थे ये इसकी घोषणा कब की गई थी कि दिया जाएगा? 1954 में। लेकिन अगर पूछेगा पहली बार कब दिया गया था, तो पहली बार ये 1955 में दिया गया था, ठीक है। और ये 24 भाषाओं में दिया जाता है, ठीक है। कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 24। 22 भाषाएं तो वो हैं आधिकारिक भाषाएं जो भारत के संविधान में लिखी गई हैं। 2 भाषाएं और हैं जिनसे प्रश्न बनता है, एक है अंग्रेजी और दूसरी है राजस्थानी, ठीक है। तो इन 2 और ये 22, तो 24 भाषाओं में ये दिया जाता है। अगर पूछा जाए कि हिंदी का पहला जो साहित्य अकादमी पुरस्कार था ये किसको मिला था, तो माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? 1955 में। अष्टमुडी आर्द्रभूमि झील कहाँ स्थित है? तो अष्टमुडी आर्द्रभूमि जो है ये कहाँ स्थित है ये आपने बताना है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, केरल में। निम्न में से कौन सा जल निकाय पाक जल डमरू मध्य के सबसे निकट है? तो पाक जल डमरू मध्य या पाक स्ट्रेट जिसको बोला जाता है, इसी के माध्यम से जो ये है यही भारत और श्रीलंका को अलग अलग करता है। ये भी आपको पूछा जाता है कई बार, ठीक है। तो ये इसके सबसे निकट कौन सा है? वो है मन्नार की खाड़ी। इसीलिए कई बार ये भी बोल दिया जाता है कि भारत और श्रीलंका के बीच कौन स्थित है? मन्नार की खाड़ी। कई बार मन्नार की खाड़ी ऑप्शन में होता है, कई बार पाक जल डमरू मध्य, ठीक है। आपको ध्यान रखना है पाक जल डमरू मध्य भारत और श्रीलंका के मध्य में है, पाकिस्तान के मध्य में नहीं। द नेम यू कैन बैंक अपॉन किस बैंक का स्लोगन है या टैगलाइन है? तो जो ये टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन, ये जो टैगलाइन है ये है पंजाब नेशनल बैंक की, ठीक है। अगर बात करें अन्य बैंकों के टैगलाइन की तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से बनते हैं। जैसे कैनरा बैंक का क्या है? टुगेदर वी कैन, ये किसकी है? कैनरा बैंक की। HDFC की बात करें, इसका है वी अंडरस्टैंड यूअर वर्ल्ड, यानी कि हम समझते हैं आपकी दुनिया को। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। भारतीय स्टेट बैंक का कुछ बड़ा सा स्टेटमेंट है तो शायद वो एग्जाम में ना आए, ठीक है। लेकिन आपको अन्य बैंकों के भी देखना है, काफ़ी सारे बैंक से उनके काफ़ी सारे टैगलाइन पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। निम्न में से कौन सी जगह हेमिस मठ के सबसे निकट है? तो हेमिस मठ कहाँ है आपको पहले ये पता होना चाहिए। ये स्थित है लद्दाख में। अगर आपको ये पता है कि ये लद्दाख में स्थित है तो आप आसानी से बता देंगे इसके सबसे निकट जगह कौन सी है? लेह, ठीक है। ये आपको बस पता होना चाहिए कि हेमिस मठ कहाँ स्थित है? लद्दाख में है, यानी कि सबसे निकट कौन है? लेह। एक और मठ है लद्दाख में, वो कौन सा है? थिकसे मठ, ठीक है। तो थिकसे मठ भी कहाँ है? ये भी लद्दाख में है। फीफा विश्व कप 2022 किस देश में आयोजित होगा? तो फुटबॉल का वर्ल्ड कप जो होना है 2022 में, ये कतर में आयोजित किया जाएगा। अगर बात की जाए 2026 की, ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये कनाडा, मैक्सिको और USA यानी कि अमेरिका में संयुक्त रूप से आयोजित किया जाएगा, ठीक है, 2026 में। मंगलयान मिशन को किस रॉकेट द्वारा प्रक्षेपित किया गया था? तो जो मंगलयान था इसको सबसे पहले बात करते हैं भेजा कब गया था। मंगलयान को 5 नवंबर 2013 को यहाँ से लॉन्च कर दिया गया था और 24 सितंबर 2014 को इसने क्या करा था? मंगल जो ग्रह है उसकी कक्षा में प्रवेश कर लिया था, ठीक है। इसको लॉन्च कहाँ से किया गया था? तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र जो कि आंध्र प्रदेश में आता है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। और भारत मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करने वाला एशिया का पहला देश बन चुका है, ठीक है। एशिया का पहला देश बना और विश्व का चौथा देश भारत बना था, ठीक है। भारत से पहले कौन कौन गए थे? अमेरिका गया था, रूस गया था और यूरोपियन यूनियन गई थी, ठीक है। तो चौथा संघ बना भारत। अगर बात करें अब कि इसमें से यान कौन सा था, किस में से भारत ये जो यान था ये लॉन्च हुआ था, तो PSLV C-25 ये यान था, ठीक है, प्रक्षेपण यान था। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखना है, इसकी लागत कितनी थी? तो 450 करोड़ इसकी लागत थी, यानी कि सबसे सस्ता मंगलयान ये था भारत की तरफ से, ठीक है। निम्न में से कौन सा सुत्तपीटक का एक हिस्सा है? तो सुत्तपीटक का इनमें से कौन सा एक हिस्सा है आपने बताना है। ऑप्शन यहाँ पर सही है डी, मजीझम निकाय ये किसका हिस्सा है? सुत्तपीटक का। सुत्तपीटक जो त्रिपीटक है किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध धर्म से ये संबंधित हैं।
भारत में सुशासन दिवस, गुड गवर्नेंस डे जिसको बोला जाता है, किसकी जयंती में मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म जयंती पर। ठीक है, इनकी जयंती कब आती है? 25 दिसंबर को। तो भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है? 25 दिसंबर को। ठीक है, वह कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो इनमें से कौन सा ऐसा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? सही जवाब है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर रेगिस्तान बहुत सारे हैं, बंजर भूमि बहुत सारी है, लेकिन ज्वालामुखी एक भी नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, रॉकीज, एंडीज, एटलस, आल्पस और हिमालय, ये किस प्रकार के पर्वत हैं? ये किस प्रकार के माउंटेन है, ये पर्वत हैं? सही जवाब है वलित। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 28 का। तो ये रॉकीज है, एंडीज है, एटलस है। ठीक है, और इसी के अलावा जो यूराल है वो भी क्या है? एक वलित पर्वत है। ठीक है, अगर हम बात करें जो अवशिष्ट पर्वत होते हैं, तो अवशिष्ट में कौन कौन से आते हैं? विंध्याचल आता है, सतपुड़ा, नीलगिरी, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ। ठीक है, ये सभी कौन सी हैं? ये सारे अवशिष्ट हैं। ठीक है, अवशिष्ट पर्वत हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला है पिग्मी जनजाति कहाँ की निवासी है? तो पिग्मी जनजाति कहाँ की निवासी है? ऑप्शन ए राइट आंसर है कांगो की। ठीक है, कांगो या फिर जायरे भी उसको बोला जाता है। द्वीपों सहित भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो द्वीपों को मिलाकर यानी कि टोटल भारत की पूछी जा रही है, कितनी है? तो अगर सही जवाब इसका देखें तो वो है 7516.5 किलोमीटर। अगर पूछेगा भारत के मुख्य भूमि की तट रेखा कितनी है, मुख्य भूमि की अगर पूछी जाए तो वो है 6100 किलोमीटर। ठीक है, लेकिन अगर द्वीप सहित पूछ ली जाए तो फिर आपको ये ध्यान में रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा MCQ सामान्य अध्ययन सीरीज़ का 28वां पार्ट। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें। ठीक है, वहाँ पर आपको नई नई PDFs मिलती हैं, यहाँ पर जो भी अपलोड्स होती है उनकी वहाँ पर PDF आपको प्रोवाइड होती है, और साथ ही जो भी नया वीडियो चैनल पर आती है उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू फ्रेंड्स।